अब देखो जैसे कि वो एलईओ की बात करो ना, तो एलईओ के लिए समझो, एलईओ क्या है, एक तरीके से जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। ठीक, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम लोग लें कि अंतरिक्ष में जो कक्षाएं होती है ना, उनका वर्गीकरण किया गया है। तो अंतरिक्ष में कक्षा यानी कि ऑर्बिट का वर्गीकरण कैसे किया गया, जैसे केंद्रीयता यानी सेंट्रिसिटी के आधार पर। जैसे अंतरिक्ष या ब्रह्मांड जैसे मान लो इसको, ठीक। तो इसमें ऑर्बिट एक एक ऑर्बिट होगी, जैसे ये गैलेक्सी होगी, ठीक है। बहुत हैवी मास होता है, बहुत सारा सब चीज हम लोग समझेंगे भी थोड़ा और आगे। लेकिन ये गैलेक्सी बीच में है और बहुत सारा मास, बहुत हैवी मास होता है बीच में। जैसे एक आप दुपट्टा पकड़ लो, उसके बीच में बहुत बड़ी सी भारी सी बॉल डाल दो या फिर बहुत बड़ा सा गोला डाल दो, तो उसमें जब वजन आ जाएगा तो उसके चारों तरफ चक्कर खा के लोग घूमते रहेंगे बहुत देर तक। साइड से बॉल छोड़ोगे तो आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, मतलब ऐसे करके ये बहुत बड़ा आपने साड़ी या दुपट्टा कुछ पकड़ लिया है, और इसमें अगर आपने जब बहुत बड़ी सी बीच में बॉल डाल दी है या कुछ एक ईंट रख दी है, तो ये थोड़ा सा नीचे को श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, नीचे को घुस जाएगा गड्ढे में। अब यहाँ अब गोल गोल यहाँ से भी ढलान होगी इधर को, यहाँ से भी इधर को ढलान होगी, ये सब तरफ ढलान होगी ना, तो ये यहाँ नीचे से इधर को भी ढलान जारी होगी। यानी कि जब ये ऐसा होगा तो यहाँ से अगर कोई बॉल बॉल छोड़ो गोल सी ऐसे थोड़ा सा धक्का देते हुए, तो ये ऐसे ऐसे होके जाएगी, ऐसे ऐसे होके 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 फिर जाएगी फाइनली। तो ये क्या है, जो सारे ऑर्बिट से चक्कर लगा रहे हैं वो हैवी मास, यानी कि जो गैलेक्सी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो गैलेक्सी है, तो अगर हमने बात करी अंतरिक्ष में कक्षाओं का वर्गीकरण हम करें तो वो तीन तरीके से है। एक तो गैलेक्टोसेंट्रिक बोलते हैं जिसे, गैलेक्टो सेंट्रिक, ठीक। इसका क्या है, यानी कि इस पे स्टार्स जो होते हैं उस वो इसका अनुसरण करते हैं। यानी कि जो स्टार्स होते हैं, बहुत बड़े सितारे होते हैं, वो जैसे हमारा हमारा इस केस में हम ले लें सन को, ठीक है। तो ये सन जो हमारा है वो इसके चक्कर लगा रहा है, हमने मान लिया गैलेक्सी के, ये आपको पता ही है, सन भी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है साथ में। तो ये गैलेक्टोसेंट्रिक हो गई एक तरीके से, यानी कि अंतरिक्ष में हम बात कर रहे हैं, यानी कि सन इसका चक्कर लगा रहा होगा। और आपने अभी तो शुरुआत से पढ़ा ही है कि सन के चक्कर हमारे सब ग्रह लगा रहे हैं, हमारे पास हमने ग्रह पढ़े, बुध शुक्र पृथ्वी पढ़े ना। तो ये अब एक सन की ऑर्बिट हो गई, एक बोलते हैं हेलियो सेंट्रिक या फिर सन और करके लिख दो सन ऑर्बिट, ठीक। सन की बात कर रहे हैं तो सन की ऑर्बिट होगी सन, तो ये एक सेंट्रिक है, तो सन सेंट्रिक और ये सन ऑर्बिट है। या गैलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, यानी अंतरिक्ष में कक्षा ऐसी बैठी यानी सन इसका चक्कर लगा रहा है। अब हेलियोसेंट्रिक या फिर सन के सेंटर को हम बात करें, सन को सेंटर में बनाते हुए कुछ लोग चक्कर लगाए, कुछ पिंड चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या, वो ग्रह हम जिन्हें बोलते हैं। तो जैसे एक चक्कर लगा रहा है ये मरकरी हमारा, ठीक है। तो अब हमारे वीनस चक्कर लगा रहा है यहाँ पर, ऐसे ही हमारे यहाँ पर एक अर्थ चक्कर लगा रही है। तो इसको हमने मान लिया ये जो हो गई ये अर्थ चक्कर लगा रही, ठीक। हालांकि सन के बराबर बड़ी बड़ी मत कह देना कि सन तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये अर्थ हो गई, तो ये चक्कर इसके लगा रही है। तो ये वाली एक कक्षा हो गई कौन सी, हेलियोसेंट्रिक। ये सन ऑर्बिट हो गई यानी कि सन सेंट्रिक हो गई। ये गैलेक्टोसेंट्रिक यानी कि गैलेक्सी को सेंटर मानते हुए चक्कर लग रहा है। हालांकि अर्थ भी हम लोगों ने जब ज्योग्राफी क्लास देखी थी, हमने पृथ्वी की वहां पर घूर्णन देखे थे, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, फिर पृथ्वी सूरज की तरफ भी घूम रही है। फिर हमने देखा था पृथ्वी की एक गैलेक्टोसेंट्रिक गति भी थी कि पृथ्वी इस गैलेक्सी की भी तो चक्कर लगाएगी सन के संग में, ये हमने वहां पर पढ़ लिया था। तो पृथ्वी भी चक्कर लगे, तो पृथ्वी की एक गति ये भी है कि पृथ्वी भी इस गैलेक्सी के चक्कर लगा रही है, इसके यानी कि इसके चक्कर लगा रही है, ठीक। बाकी ये भी गैलेक्सी भी चक्कर लगाती है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चल रहा है, माने सब कुछ चल रहा है। तो ये इनके भी चक्कर बगल लग रहे हैं, सबके सब लोग चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये हुआ। अब क्या है, अर्थ के भी सेंटर में, यानी कि अर्थ को सेंटर मानते हुए भी कुछ लोग चक्कर लगाएंगे, कुछ पिंड, जैसे आपको पता ही एक मून है यहाँ पर। तो ये जो मून, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये मत कह देना इसको बराबर है, लेकिन आपको दिखे इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मून, यानी कि मून अर्थ आपको पता है चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही हम बहुत सारे, यानी कि हम अर्थ को यहाँ पर प्लेस कर दूं, ठीक। तो ये अर्थ हो गई, इसके सेंटर में तो मून आपको पता ही है, मतलब इसके सेंटर में मून इसको चक्कर लगा रहा है, तो मून इसके चक्कर लगा रहा है। बाकी ऐसी हम बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ते हैं जो इनके चक्कर लगाएंगी, ठीक है। यानी कि बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसे हम छोड़ते हैं जो चक्कर लगाएंगी।
तो अगर सैटेलाइट बना थोड़े से ऐसे बनती है ना, लंबी कर दो इसको, यहाँ पे ये हो गया। तो बहुत सारे सोलर पैनल ऐसे लगा देते हैं, जो सोलर पैनल लगाने का काम क्या होता है कि वो सन से वहाँ पे एनर्जी लेते रहते हैं। तो ये सब चक्कर लगाएंगे अर्थ के, जो हम अर्थ के सेंटर अर्थ को सेंटर मानते हुए छोड़ते हैं। तो यानी कि क्या हो गए, ये अर्थ सेंट्रिक हो गए, जियो सेंट्रिक जिसे बोलते हैं, जियो सेंट्रिक। तो अंतरिक्ष में कक्षाओं का वर्गीकरण कैसे हो गया, अंतरिक्ष में कक्षाओं का वर्गीकरण हमने कैसे कर लिया, एक गैलेक्टोसेंट्रिक यानी कि गैलेक्सी को सेंटर मानते हुए कुछ पिंड चक्कर लगा रहे हैं, जैसे सन, यानी कि इसका चक्कर कौन लगाते हैं, बहुत सारे स्टार्स चक्कर लगाते हैं। तो हमने एग्जांपल ले लिया सन का। ऐसे ही सन को केंद्र में मानते हुए बहुत सारे पिंड चक्कर लगाते हैं, जैसे कि एक बहुत सारे ग्रह, मार्स है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, जो हमने वो सब पढ़े वो। तो ये अर्थ चक्कर लगा रहे। ऐसे ही अब एक क्या हो गया, एक अर्थ को सेंटर में मानते हुए चक्कर लगाते, सेंटर में मानते हुए, सेंटर में होती नहीं, ठीक है, लेकिन मानते हुए कि हम लोग जब चक्कर लगाएंगे तो हम लोग को सेंटर में मान लिया। तो अर्थ को सेंटर में मानते हुए चक्कर लगाते हैं, जैसे मून तो हमें पता ही है, ये उपग्रह हो गया। ऐसे ही बहुत सारे उपग्रह, वो आर्टिफिशियल उपग्रह भी बहुत सारे छोड़ते हैं, यानी कि जिसे हम सैटेलाइट्स बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, तो वो हम छोड़ते भी है, वो अर्थ के चक्कर ही लगाते हैं। तो यानी कि इसको केवल जियोसेंट्रिक। तो ये हो गया। अब जो एलईओ की न्यूज में बात चल रही ना, एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट की बात जो चल रही है वो समझो। तो ये केस समझ में आ गया। अब हम लोग इस पे जंप कर रहे हैं, ठीक। तो जो आपको पता है कि सुनीता विलियम्स वाली और बुच विल्मोर वाली ये सब कहानी चल रही, केसेस चल रहे हैं, उसको समझ लो केस। तो ये क्या है, तो अब अर्थ जो सेंटर वाली बात है, मैं इसको एडिट करके समझाता हूँ क्या है। तो देखो अर्थ में क्या है, यानी कि अर्थ के, अगर मैंने पहले तो समझो ये अर्थ हो गई, तो इसके चक्कर लगाना है। अब मून तो चक्कर लगा रहा है, तो मून को भूल जाओ हम लोग, ठीक है। तो मून है चक्कर, लेकिन हम लोग बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ते हैं अपनी अपनी। तो अब अर्थ है, अगर मैं मान लूं हम लोग ऊंचाई पे छोड़ेंगे सैटेलाइट्स को, तो यहाँ से ऊंचाई पे मान ली ये जैसे करके चलेगा, तो यहाँ से लगभग लगभग, यानी कि कुछ ऊंचाई ये होगी, तो यहाँ पे बहुत सारी एक कक्षा होगी ऑर्बिट वाली, कि इसको कुछ लोग घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक, कोई पिंड हम जो भेजेंगे। फिर और ऊंचाई पे ऐसे चले जाओ, तो यहाँ भी चक्कर ऐसे लगाते होंगे, यह भी ऊंचा होगा, ठीक है। ऐसे ही और ऊंचाई पे चले जाओ आप, ऐसे करके ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। तो हमने ऊंचाई के आधार पर यानी कि कक्षा बांट रखी है। यानी कि जो जियोसेंट्रिक वाली बात है, जियोसेंट्रिक वाली क्या बात है, जियोसेंट्रिक में हमने जो कक्षाएं बांट रखी है, हम लोग जियोसेंट्रिक यानी अर्थ को केंद्र में मानते हुए कुछ कक्षाएं बनाई है हमने, ठीक। तो वो क्या है, वो हमने बांटी है तो ऊंचाई के आधार पर, जैसे आप समझो, यानी कि हमने देखा कि ऊंचाई चल रही है, तो अब देखो, अब और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा आपको जो एलईओ वाली बात। तो जो एग्जाम वाले क्वेश्चन भी बनते वो भी समझ लेना। तो अब हम लोग क्या देखा, जियोसेंट्रिक, यानी कि जो अर्थ को सेंटर में से मानते हुए कुछ कक्षाएं, उन कक्षाओं को पढ़ लो, तो वो आपको और क्लियर हो जाएंगी कि वो कक्षाएं क्या है, जैसे कि एलईओ और एमईओ और एचईओ। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। तो देखो अब क्या है, जैसे हमने बात क्या करी थी यहाँ पे ऊंचाई के आधार पर, तो अब हम ऊंचाई की यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसे जियोसेंट्रिक भी है, पहले यहाँ पे एक तरीके से एक चीज देख लो कि जियोसेंट्रिक में क्या है, जो हम अर्थ को सेंटर मानते हुए, तो एक तो हम वर्गीकरण कर लेते हैं। अगर अब हम वो वर्गीकरण करना है कक्षाओं को, लेकिन कक्षाओं को वर्गीकरण कैसे करना है, अर्थ को सेंटर मानते हुए। तो एक तो वर्गीकरण हमने कर लिया ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, यानी ऊंचाई के आधार पर, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यानी कि हम भू सतह से हम लोग मानते हैं, यानी कि जिस कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं सी लेवल पर, सी की सतह से, समुद्र की सतह से मान लेते हैं, यानी कि समुद्र का लेवल, जैसे यहाँ पहाड़ है पृथ्वी पर, ठीक, फिर आपको कहीं यहाँ पे ऐसे मैदान दिखेगा और कहीं नदी दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, तो ऐसे करके एक सी लेवल है, यानी कि ये समुद्र का लेवल है, यानी जो पहाड़ से ऐसे नदियां मैदान में होते हुए नदी होते होते हैं, नदी ऐसे समुद्र में मिलती है, तो ये सी लेवल है। यानी कि जो भी हम ऊंचाई मानते हैं वो सी लेवल से मानते हैं, ना कि पहाड़ से थोड़ा खड़े होकर 160 किलोमीटर मान लेंगे,
ना यहाँ से मान लेंगे, ये तो सब जगह बदल रही है। तो सारी नदियां अंततः अपना आधार तल पाना चाहती हैं। क्या हम ज्योग्राफी में और बात करेंगे कि सब नदियां क्या है, उन्हें आधार तल चाहिए होता है। कुछ नदी क्या है अपने आधार तल ऐसे पाते 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 दूसरी नदियों में मिल जाती है, जिसे हम सहायक नदियां बोल देते हैं। जैसे एक नदी आ रही थी यहाँ से और इस नदी में घुस गई तो इसका आधार तल यही हो गया, इसमें भी मिल गया। कुछ नदी ऐसे करके हैं जो लुप्त हो जा रही है किसी वजह से, ठीक। अगर बहुत बड़ी बड़ी नदियां तो वो अपना आधार तल ढूंढते 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 फाइनली किस में जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। तो उनको आधार तल ये मिल जाता है, यानी कि उनका ये आधार तल हो गया, इससे नीचे उन्हें जा ही नहीं मिलेगा। तो ये सबसे नीचे ये हो गया। तो ये समुद्र वाला जो तल है, इस तल से ही हम लोग जल्दी ऊंचाई नापते हैं, यानी एल्टीट्यूड बोलते हैं। हाइट वगैरह क्या, हाइट तो ऊंचाई तो ऐसे ना, हाइट के हिसाब से तो मतलब हाइट तो आप क्या करो, वो तो तुलनात्मक तौर पे, यानी कि ये हाइट है तो ये अभी आपको बड़ी लग रही है, इसकी तुलना में छोटी लग रही है, मान लो ये वाली हाइट, लेकिन ये इसकी तुलना में छोटी है, तो ये तो हाइट हो गई। लेकिन हम लोग जो कहते हैं इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक। एल्टीट्यूड यानी कि यहाँ से नापा जाएगा, वो हम और समझेंगे बाद में जब अभी विषयांतर हो रहे हैं हम लोग। तो अभी क्या है, आप समझिए समुद्र तल जनरली ऊंचाई के आधार पर जो हम बोल रहे हैं भू सतह से, यानी कि अर्थ के सेंटर से हम लोग मानते हैं ऊंचाई। समझ में आ गया होगा, आधार तल ये नदियां वगैरह पाती है अपना, जब हम ज्योग्राफी वाला पोर्शन उस टाइम देख रहे होंगे तब और क्लियर कर लेंगे नदी को। अब ये समझो, यानी कि ऊंचाई के आधार पर, यानी कि आपको समझ में आ गया, यानी समुद्र तल से ऐसे मान लो अगर आप, तो 160 किलोमीटर के आधार पर जो ऊंचाई है वो हम लोग एलयू वगैरह डिसाइड करते हैं। तो अब समझो यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर हम लोग अर्थ सेंट्रिक हो गया या जियो सेंट्रिक बोलो। एक हम लोग देख लेते हैं जो विषुवत रेखा है हमारी ना, ये पता ही होगा आप लोगों को विषुवत रेखा है, उस पर झुकाव यानी इंक्लिनेशन कैसा है, आनति कैसी है, तो उसके झुकाव के आधार पर हम लोग ये जो जियो सेंटर कुछ ऐसी उपग्रह छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, जिसमें जियो सिंक्रोनस आपने सुना होगा, जियो स्टेशनरी सुना होगा, एक ट्रांसफर ऑर्बिट भी बोलते हैं हम, और बाकी पोलर ऑर्बिट है, ये सब इसी में आ जाएंगी। जनरली है वो इसी रेंज में ऊंचाई के आधार पर इनको ही बांटेंगे, लेकिन अलग से हम लोग कैटेगराइजेशन कर रखा है इसका, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाती है। बाकी ऊंची तो होंगी, ये कहीं भी होंगी तो ऊंचाई पर ही, विषुवत रेखा के आधार पर हम बात रहे होंगे तो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर तो होंगी, तो वो कहीं ना कहीं इसी में फंस रही होंगी। तो अब ये समझो ऊंचाई के आधार पर वाला समझो आप। तो ऊंचाई के आधार पर हमें अब बांट रखा हमने, एक तो LEO जो मेन न्यूज में चल रहा है, जो आपको भी समझना है। LEO में क्या है, 160 किलोमीटर से लेकर कितना 2000 किलोमीटर, यानी कि जो मैंने बात करी थी, यानी कि ये समुद्र है, अगर आपका समुद्र यानी आप मान लो या भू सतह मान लो, यानी कि अर्थ सेंटर जैसे बोलते हैं, भू सतह से ऊंचाई, तो यानी कि अर्थ सेंटर, तो यानी कि यहां से अगर 160 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आप, और 160 से ये हो गया, उससे वहां तक 2000 तक, किसे मान लिया 2000 किलोमीटर हो गया, इतनी ऊंचाई। इस वाले पोस्ट जो बीच का एरिया बचा ये हो गया कि LEO उसको हिंदी में बोलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा, यानी कि निम्न भू कक्षा, ठीक है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट LEO ये हो गया। तो 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, यानी कि जो अभी बात चल रही है वो यही है। बाकी एक कैटेगराइजेशन आगे मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग आगे पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे बात होगी तो क्या बात होगी, जैसे एक तो हो गई LEO और एक हो गया क्या MEO, ठीक है, यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मैं बोलते रहा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग नाम मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई लगभग, इसको कितनी ऊंचाई पे मान लेते हैं, 2000 किलोमीटर से लेकर ये लगभग होती है 36,000 किलोमीटर तक, 36,000 किलोमीटर तक। और इससे ऊपर चले जाओ, यानी कि HEO यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट, यानी कि 36,000 किलोमीटर से, अब जितनी की बात हो 36,000 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है, यानी कि आप समुद्र से अगर 160 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और 2000 किलोमीटर तक के बीच में है, तो आपको जो भू, यानी कि अब मैंने मान लिया पृथ्वी ऐसे बनाई, अब हम ऊंचाई मान रहे हैं ये जो कक्षा है ये वाली, ये कक्षा, यानी कि इसमें जो सैटेलाइट घूमेंगी, उपग्रह घूमेंगे हमारे, ये हमने मान लिया 160 किलोमीटर पर है, ठीक है। और एक हमने मान लिया, एक ये सब मान ली जो बाहर वाली, ये 2000 वाली मान ली, यानी कि अब जो मैं आपको जिगजैग कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है इसमें जितनी भी सैटेलाइट, इसमें बहुत सारी ऑर्बिट्स बना सकते हो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इसके बीच में बहुत सारे बना सकते हो, छोटे छोटे जितने बना लो।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी रेंज है सैटेलाइट भेजने की, या तो इसमें भेजो मिनिमम 160 या मैक्सिमम 2000, तो इस वाली LEO बोलोगे इसको आप, ठीक है। इसी में आपको ध्यान रखना है हमारा ISS है, ठीक। हमारा एक्चुअली क्या जनरली हमारा भारत का उसमें योगदान नहीं है, जब ये बना था तो USA, रसिया और ये यूरोपीय एजेंसी जो उनकी स्पेस एजेंसी यूरोप की, उन्होंने मिलकर सबको बनाया था जो ISS को। भारत का उसमें मतलब सहयोग नहीं है, भारत अपना बनाना चाह रहा है अभी एक, हालांकि वो रसिया बाहर निकलना चाह रहा है, रसिया से बाहर निकलना चाह रहा है, रसिया इसमें जुड़ा हुआ था। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये LEO ऐसे आप मान लो कि ये 2000, अगर मान लो इसको मैं मान लें 2000 तक कर लो इसको, और इसको बाहर वाले को 36,000 कर लो, तो ये हो जाएगा क्या MEO। समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा सा। और ये बाकी उससे बाद 36,000, यानी कि अगर मैं बहुत पॉज से एक मान आपको डायग्राम बताऊं, यहाँ पर समझो ये अर्थ हो गई हमारी, इससे 160 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम लोग ऐसे गए, ठीक है, और ये 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलेगा हम लोग, ठीक है। ये वाला इतना पोर्शन हमारा ये हो गया, यानी LEO। और आ जाओ 2000 से लेके 36,000 तक, यानी ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या हो गया हमारा MEO, ठीक है। आगे बात समझे थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पर हम कुछ सैटेलाइट्स भेजेंगे, और एक और बढ़ा लो, यानी कि ये 36,000 तो हो गया। अब 36,000 से जितना ऊपर, यानी 36,000 जितना ऊपर चल रहा है, अब ये पता नहीं अभी कितना भी मान लें, अभी हमको ऐसा कोई कैटेगराइजेशन करना नहीं है हम लोग। तो ये जितना ऊपर मिलेगा हम इसको काउंट करते हैं HEO में, अगर इसमें कोई, हालांकि इसमें हमने कोई सैटेलाइट वगैरह छोड़ी नहीं, हम इसका हमारे लिए बहुत नगण्य यूज है, हम लोग इसका यूज कर नहीं पा रहे, वो बहुत ऊंची। हम लोग जनरली क्या बात है LEO में तक बात करते हैं और MEO तक पहुंचा रहे हैं। तो LEO में क्या है समझो अब थोड़ी सी बात, ये क्या है आपको दिख रहा है 160 किलोमीटर, हम मैं स्क्रेच कर रहा हूँ, वो चीज समझ में आ गई होगी वहां पे आपको, ये बात समझ में आई कि कैसे करके सैटेलाइट वगैरह हैं। अब इसमें क्या है 160 किलोमीटर की ऊंचाई, जनरली ये 160 किलोमीटर इसकी है कि 160 किलोमीटर से ऊपर और 2000 किलोमीटर तक के बीच में। अब क्या है व्यवहारिक ऊंचाई एक समझ लो इसकी, हम जो भेजते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, तो इसकी व्यवहारिक ऊंचाई कितनी है वो अगर आपको कहीं पे बतानी आ जाए, लिखी हुई आ जाए, तो आप मत घबरा जाना कि अरे आपने तो बताई थी 160 से 2000। ये लगभग 400 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक की होती है। समझ रहे मेरी बात, मतलब क्या है कि जो ये अर्थ है ऐसे करके, इस अर्थ में हम जो सैटेलाइट भेजते हैं, मतलब हमारी क्या एक जो ये 160 वाली ये है, ये 160 वाली है, और ये 2000 वाली है, ठीक है। लेकिन क्या है जो हम भेज रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं, ये हमने एक बना ली 400 वाली, इसमें इंक नहीं है, ये हमने बनाई इसमें इंक नहीं है, 400 वाली, यानी कि एक मानो कि ये 400 वाली हो गई, ठीक, और ये एक 800 वाली हो गई। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 400 से 800 के बीच में, यानी कि ये वाला जो रेंज है इतना, हम लोग ज्यादातर 400 से 800 के बीच में, समझ में आया, यानी कि 160 से तो ऊपर जा रहे हैं हम लोग। और यानी कि ये समुद्र तल अगर ऐसे हमारे पास है, तो हम लोग क्या अगर 160 हमारे यहाँ से अगर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ नहीं भेज रहे हैं, और 2000 हमारा यहाँ खत्म हो रहा है जाके, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 400 और 800 हम लोग इसके बीच में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। आई बात समझ में कि हम लोग जाता है, तो यानी कि अखबारों में कहीं आपको न्यूज में चैनल्स में ऐसे मिल जाए, तो बस घबराना नहीं कि इसकी ऊंचाई लगभग व्यवहार, कोई अगर लिख दे कि 400 से 800 किलोमीटर तक के, तो उसमें हो सकता है वो जरूर मेंशन करेगा कि व्यवहारिक ऊंचाई है, ऐसा हम लोग सामान्यतः यहाँ भेज देते हैं। वरना इसकी जो कैटेगराइजेशन है वो क्या करा गया, 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई जितनी है, उसमें जितने ऑर्बिट्स होंगे उसको हम क्या करेंगे LEO बोलेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। लेकिन जनरली हम लोग क्या यूज करें, 400 से 800 तक की यहाँ तक इसकी ऊंचाई पे भेजते हैं, यानी कि 400 से कम नहीं भेजते हम लोग सैटेलाइट, 400 तक तो भेजते ही भेजते, क्योंकि जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना अच्छा दिखेगा, ऐसे बोलते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। वरना हमें कम ऊंचाई पे तो भैया जल्दी हमारा कनेक्शन बैठेगा, और कम ऊंचाई पे भेजने के लिए कम हमारा फ्यूल खर्च होगा, तो हम लोग कम ऊंचाई पे भेजें। अगर हमें इतनी ऊंचाई पे सब चीजें मिल जाएंगी इतनी ऊंचाई पे, तो हम लोग इतना ऊंचा क्यों भेजें, थोड़ा ऊंचाई पे हमें थोड़ा और फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 400 से लेके 800 किलोमीटर तक की होती है। अब इसमें एक तरीका और ध्यान रखो कि कितना टाइम लगता है, तो लगभग परिक्रमण कार्य, यानी कि ये अब आप समझ लो, ये जो भेज दिया
400 से लेके 800 तक की बात हो गई। अब हम एक समझ लो, यानी कि ये जो अर्थ है ये अब हमने बना दिया 400 वाला और ये हो गया 800 वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हालांकि 160 से लेके 2000 तक की बात होती है, लेकिन ये 400 800 आपको समझना है। तो हम सैटेलाइट्स यहाँ भेज रहे हैं, तो लगभग इन्हें 90 मिनट से लेकर 180 मिनट लगते हैं उपग्रह को, आप उपग्रह बोल लो सैटेलाइट्स बोल लो, ठीक है। तो 90 का मतलब हो गया 1.5 घंटा और 180 का मिनट हो गया 3 घंटा। ठीक, 1.5 से 3 घंटे में इन्हें लगते हैं चक्कर लगाने में, किन्हें, सैटेलाइट्स को। यानी कि एक सैटेलाइट अगर यहाँ पर है जो 400 किलोमीटर में मान ले, ठीक है, तो ये इसको कितना टाइम लगेगा, ऐसे एक सैटेलाइट बना दूंगा तो इसको टाइम लगेगा लगभग 400 पे, लगभग 400 वाला किलोमीटर पे उसे 90 मिनट लग जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटे में ये पृथ्वी के चक्कर लगा लेगी। यानी कि अर्थ को सेंटर में, हम लोग बात करें जियो सेंट्रिक पढ़ रहा था ना, तो अर्थ को सेंटर मानते हुए ये पृथ्वी को चक्कर लगा लेगी कितनी सैटेलाइट, 1.5 घंटे में। और जो 800 पे होगी वो लगभग लोग 90 मिनट लगा लेंगे, यानी कि 90 मिनट का मतलब हो गया 180 मिनट, 180 मिनट का मतलब 3 घंटे यहाँ पे एक सैटेलाइट होगी वो लगा लेगी। और बीच में होगी उसके हिसाब से, यानी कि 90 मिनट से 120 मिनट की जो बीच में होंगी सैटेलाइट्स वगैरह, अगर बीच में कोई छोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यानी कि बीच में छोड़ेंगे तो उसी हिसाब से 90 मिनट से ज्यादा 180 मिनट से कम ऐसे चक्कर लगा लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो जो आपका ISS है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो क्या है, वो LEO में ही है, यानी कि इसी में ही है। ठीक, इस LEO और जो 160 से लेके 2000 तक के बीच में, तो LEO है यहाँ पर, इसी में ध्यान रखना है आपको। ये क्या है, इसमें 6 महीने तक 6 लोग ऐसे रहते हैं, ऐसी सी बात है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो न्यूज में आ गया, तो आपको उसके संबंध में ध्यान रखना, LEO को ध्यान में रखना है। तो वो हमें भेजा गया था, जब वो भेजा गया तो बहुत सारी एजेंसियों के सहयोग से, नासा भी थी, मतलब अमेरिका और यूरोप की एजेंसी है, रसिया, ये सब ने मिलके, बहुत सारे लोगों ने मिलके बात करी थी। अब चाइना का जो तियांगयांग 2 है वो भी LEO में, वो स्पेस स्टेशन, भारत भी बात करेगा, वो भी यहीं भेजेगा। और बहुत सारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होती हैं वो भी इसी में LEO में प्लॉट करी जाती है। ठीक है, LEO में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम क्या है, उसका काम होता है, उसका यूज होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन में, यानी कि अर्थ को ठीक से निगरानी करना, पृथ्वी को ठीक से निगरानी करना। यानी कि अब सैटेलाइट जो यहाँ पे होगी, सोचो ये क्या है, यहाँ से पृथ्वी, इसमें कैमरे अगर अच्छे से लगा दिए आपने, रडार वगैरह कैमरे में लगा दिए, तो यहाँ से अर्थ को देखेगी, फिर यहाँ घूम के आएगी कभी, तो यहाँ से देखेगी अर्थ को, यहाँ से देखेगी, हर तरफ से अर्थ को नजर रख देगी, क्योंकि 1.5 घंटे में तब तक पृथ्वी घूम नहीं पाएगी, पृथ्वी का भी समय लगेगा। पृथ्वी 24 घंटे में, अपने 24 घंटे में ऐसे घूम रही है अपने अक्ष पे, ऐसे घूमती है ना 24 घंटे में, तो पृथ्वी 24 घंटे लगा लेंगे, 1.5 घंटे फटाफट घूम जाएगी। पता चलिए अगर होता कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसको भी 1.5 घंटे लग रहे हैं, इसको भी 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो जब तक ये घूमे तब तक वो भी घूम रहा है, तो एक ही जगह दिखता रहेगा। लेकिन जब तक ये घूम रहा है, ये जो इतना मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये जल्दी से घूम जाएगा, तो ये जब बहुत तेजी से घूम जाएगा तो जल्दी जल्दी यहाँ पे निगरानी, यहाँ पे पूरी पृथ्वी पे ऐसे निगरानी कर लेंगे। समझ में आई बात। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन, और जो ऑब्जर्वेशन में इसको यूज करते हैं। बाकी हम लोग रिसोर्स सर्वे वगैरह में यूज करते हैं, संसाधन का जो सर्वेक्षण करना है उसके इसलिए यूज करते हैं। तो ISS में बहुत सारी रिसोर्स वगैरह, रिसर्च वगैरह होती हैं। तो जो सुनीता विलियम्स और विल्मोर ये लोग गए थे, तो इन्होंने क्या रिसर्च वगैरह करने गए थे शुरुआत में, मतलब इनका थोड़ा सा इनके साथ खेल ही हो गया। 8 दिन के लिए इनका मिशन था, लेकिन 8 दिन से दिन लग गए कितने, 286 दिन, 19-20 का फर्क है बस थोड़ा सा, है ना। तो इतना टाइम लग गया इन लोगों को, 8 दिन के लिए गए, आए कितने, 286 दिन के बाद, यानी कि 9 महीने इनको लग गए लगभग। तो ये आपको समझ में आ गया। LEO आपको ध्यान में रखना है 160 से लेके 2000 तक, इसमें ये ISS। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखो कि इसमें क्या होता है, जैसे स्पेस पर्यटन की बात भी होती है। ये हम लोग इसमें LEO में बात कर रहे हैं। LEO में क्या बात होती है, एक तो 400 से 800 किलोमीटर की व्यवहारिक ऊंचाई होगी, ये ध्यान रखना आपको। जो स्पेस पर्यटन की बात हो रही है, ठीक, अंतरिक्ष पर्यटन जिसे हम बोलते हैं, यानी कि स्पेस टूरिज्म, वो भी इसी में LEO में कराने की बात हो रही है। हालांकि 160 से लेकर 2000 तक की बात है, लेकिन पृथ्वी अगर मैं बताऊं, पृथ्वी अगर ऐसे है
तो 100 किलोमीटर से ऊपर के बाद स्पेस शुरू हो रहा है, यानी कि ये पृथ्वी है, तो ये 100 किलोमीटर वाली लाइन है, 100 किलोमीटर वाली 100, इसके ऊपर से स्पेस शुरू हुआ माना जाता है, ठीक है। लेकिन जेफ बेजोस हैं और जैसे एलन मस्क की कंपनी है, वो कुछ कई बार 100 से नीचे भी घुमा लाते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये लोग ज्यादा करते हैं कि आप ऊपर ले जाएं। एलन मस्क तो बहुत ऊंचाई की बात कर रहे हैं, इतना ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि आपको मार्स तक ले जाएं। तो 70-80 पर घुमा लाओगे तो स्पेस टूरिज्म ऐसा होगा नहीं। हालांकि जो लोग पैसे वाले हैं वो घूमे आ रहे हैं, कह रहे हैं हम घुमाए, तो वो उनका स्पेस टूरिज्म नहीं माना जाएगा, है ना। क्योंकि आप तो 100 किलोमीटर से ऊपर स्पेस शुरू हो रहा है और आपको 70-80 किलोमीटर तो ऊंचाई पर ले गए और घुमा दिया और थोड़ा सा आपको फील करा दिया, देखो स्पेस का फील हो गया, तो वो स्पेस नहीं है। अंतरिक्ष आपका जो स्टार्ट हमारा मान लीजिए होता है, वो हमने बांट 100 किलोमीटर से ऊपर, यानी 100 किलोमीटर कारमान लाइन ऐसे बना रखी है। तो और बाकी 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच आपको ध्यान रखना है, वो क्या LEO, बाकी है MU अगर थोड़ा सा बता दूं, बाकी तो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे जल्दी। अच्छा, एक चीज में अंतरिक्ष पर्यटन तो हो गया, LEO में ही अंतरिक्ष पर्यटन है, LEO में ही हमारा स्पेस डिब्री काफी है आपको, ठीक है। स्पेस डिब्री मतलब अंतरिक्ष का कचरा, अंतरिक्ष जो कचरे की बात करते हैं हम लोग, अंतरिक्ष का कचरा का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ा वहां पे पन्नी वगैरह फेंक के आ रहे, लेस की चिप्स की कुरकुरे वगैरह, कचरा का मतलब वहां पे होता है कि जो सैटेलाइट्स खराब हो जा रही है, ठीक। सैटेलाइट्स की एक उम्र है, 3 साल 5 साल 17 साल 20 साल, जितनी भी उम्र उसकी बना के गए, उसकी एक उम्र है काम करनी मशीन की, उसके बाद दे तो नहीं उसको वापस लेके आ जाए में। या कई बार कोई खराबी आ जाती है, हमारा कनेक्शन टूट जाता है उस सैटेलाइट से, वो कनेक्शन टूट गया तो वापस कैसे बुलाया, तो वहीं रहने दिए। तो बहुत सारी सैटेलाइट्स वगैरह, बहुत सारी, आप स्पेस डिब्री नाम सर्च मारो गूगल पे, उस पे उसके पिक्चर देखो ना, जैसे मक्खियां मच्छर भिनभिनाते हैं ना, अगर आपने देखा हो कहीं पे रात में कोने में मक्खियां मच्छर इतने सारे गुच्छे में भिनभिनाते हैं, ऐसे आपको दिखेंगे ऐसे करके, और इतनी इतनी स्पीड से एक एक वहां पे छोटे छोटे पेज है या बहुत सारी जो चीजें जैसे वो इतनी स्पीड से घूम रहा है, इतनी स्पीड से वो आपको अंदाजा नहीं कि वो कितनी तेज लगेंगे। जैसे छोटी सी अगर मान लीजिए 10 ग्राम की गोली लोहे की मैं ले लूं, 10 ग्राम की गोली लोहे की, वैसे फेंक के मारूं आपको कम चोट लगेगी, वही बंदूक भर के मारूं, है तो 10 ग्राम की गोली, लेकिन भाई फिर तो काम हो जाएगा। यानी कि संवेग की बात आ रही है। तो वही यहाँ पे इतनी स्पीड से घूम रहे हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े भी बड़े बड़े टुकड़े भी इतनी स्पीड से घूम रहे हैं कि उनके सामने कोई आ जाए एक बार तो बड़ा बड़ा ब्लास्ट हो, ठीक। तो ये स्पेस डिब्री भी यहीं पे इसमें ज्यादा इसकी बात हो रही है, क्योंकि इसी में जब आप LEO में सब सैटेलाइट भेजे पड़े, कनेक्शन टूट रहे हैं कई सारे का, मतलब उनका पूरा योगदान हो जा रहा है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो बेचारे नहीं काम कर पाएंगे तो आपको दूसरे सैटेलाइट भेज रहे हो, तो वो सब वही रह रहे हैं। फिर एलन मस्क ने इतनी सारी सैटेलाइट्स भेज ली, स्टारलिंक के द्वारा धड़ाधड़ सैटेलाइट्स ही भेजे पड़े। तो स्पेस डिब्री भी यानी कि अंतरिक्ष का कचरा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसके बारे में सोचना। इसका निवारण भी क्या क्या है, कुछ सोचा है, जापान के लोगों ने कुछ सोचा था, जापान के लोगों ने भी सोचा, वो व्यवहारिक उतना नहीं लगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे जो साइंस एंड टेक की क्लास ठीक से हम उस टाइम पढ़ेंगे तो अच्छे देख लेंगे जापान की क्या तकनीक जापान ने बताई थी, या यूरोप की एजेंसी इस पे क्या काम कर रही है, नासा क्या काम कर रहा है, वो बात करेंगे। एक और ले लो, एंटी सैटेलाइट वाला जो मुद्दा है ना, एंटी सैटेलाइट क्या है ये समझो, यानी कि अंतरिक्ष में अगर वॉर करनी है आपको, किसी दूसरे देश की सैटेलाइट उड़ा देनी है, यानी कि ये अर्थ है, अब मैं HU गायब कर दूं, HU 1 मिनट गायब कर दे रहा हूं, हाई अर्थ ऑर्बिट, तो ये अर्थ है आपकी। तो इस अर्थ में यानी कि एक जो मान लीजिए उपग्रह, एक सैटेलाइट है ए नाम की, ए मान लो भारत इंडिया की सैटेलाइट, ठीक, और बी से चाइना की, मतलब आई कर लो, आई से इंडिया की हो गई और ये सी से चाइना की हो गई, इसी में घूम रही है, दोनों लोग निगरानी कर रहे हैं अर्थ की बहुत तगड़े करके, ये अर्थ का ये अर्थ है यहाँ पर, तो ये उसके खिलाफ कर रहा है यूज, ये उसके खिलाफ यूज कर रहे हैं, हमने प्लॉट कर, हम चाइना में देखना क्या हो रहा है, चाइना हमारे में देख रहा है, ठीक है। तो हमें किसी वजह से इस सैटेलाइट से चाइना की सैटेलाइट से बहुत नुकसान हो रहा है भारत को, तो वो हमारे बारे क्या हो सकता है कि हमने इतनी तकनीक डेवलप नहीं करी, तकनीक विकसित नहीं करी, और इतने बहुत तकनीक विकसित कर ली, ये बहुत अच्छे से फोटोज ले रहे हैं नीचे का, और हम लोग इतने अच्छे नहीं ले पा रहे हैं, मूवमेंट वगैरह नहीं पकड़ पा रहे हैं, मिलिट्री की बहुत सारे लोग, तो हमें इसको डिस्ट्रॉय करना, किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय कर दें, और मतलब ना पता लगते हो कुछ ऐसे चुपके ही करें, जानबूझ करें, साफ साफ दिख रहा है कि देखो ये इंडिया की सैटेलाइट आ रही है मार रही, तो फिर बहुत सारे आरोप लग जाएंगे, किसी वजह से ऐसे करके तकनीक डेवलप कर लें
कि ये हमारी सैटेलाइट इसका काम तमाम कर दे। तो ये तकनीक हमारे पास नहीं थी, अब हमारे पास आ गई मिशन शक्ति के तौर पे। 2007 में आसपास चाइना ने ये लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी 160 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक की सैटेलाइट चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकता है स्पेस में। कोई दूसरी सैटेलाइट है कि दूसरे देश, तो उसकी सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करनी चाइना कर सकता है। चाइना के पास ये है पावर, यूएसए के पास भी है, और भारत के पास भी 2019 में आ गई मिशन शक्ति के तहत। तो भारत ने एक करा था, ठीक है। तो भारत भी अब सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तबाह कर सकता है। ऐसे कम ही देश है बल्कि दुनिया में, सब लोग नहीं, पाकिस्तान नहीं कर सकता है और देश नहीं कर सकते, ठीक। तो अब ये भारत के पास भी आ कि भारत भी किसी दूसरे की सैटेलाइट, अब ये क्या है, मतलब उसकी तकनीकें और हैं कि ऐसे करो कि चुपचाप पता ना लगे। कई बार तो एक बार रसिया की सैटेलाइट टकराने वाली थी, तो फिर फटाफट चलिए हल्का सा मूवमेंट करा जाता है, मैन्यूवरेट करके थोड़ा सा, किसी वजह एक सैटेलाइट ये आ रही और ये आ रही, टकरा सकती थी, तो इसको बच के से ऐसे निकाला, इसको ऐसे निकाला, हल्का सा करा जाता है। लेकिन यहीं से आपका कनेक्शन आवाज पे बैठे बैठे करना है आपको। तो बहुत सारी सैटेलाइट्स घूम रही हैं हवा में, इतनी सारी घूम रही हैं, और आप भी यही चुन रहे हो। आपने भी कहा कि हम भी 400 से भेज रहे हैं, 400 वाली लाइन में आपने ही भेजा, दूसरे ही भेजा, तो स्वाभाविक है किसी वजह टक्कर हो सकती है। लेकिन ऐसे कभी प्लॉट करते हैं कि भैया तुम यहाँ भेजो और हमारी निकल जाएगी, तो आगे पीछे चल रही है सबकी सैटेलाइट्स। हालांकि बहुत सारी बातें पतली पतली भी बांट रखी है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप देखो ऐसे बहुत पतली पतली रो भी बांट रखी है, जितनी जल्दी घुसना है घुस जाओ। यानी कि आपसे मैंने कह दिया कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम, इसके बीच में लोग होना है, लाइन लगाना है। तो एक ऑर्बिट ये पतली सी बना ली, एक और पतली बना ली, और पतली और पतली, जितनी मिनिमम पतली हो सकती है। यानी कि अभी हम बात करेंगे आगे जब क्लास पढ़ेंगे कि ये गाइडलाइन है कि आपकी दो सैटेलाइट्स के बीच की दूरी इतनी होनी चाहिए, बहुत कम, मतलब इससे ज्यादा दो सैटेलाइट्स इतने बीच में। जैसे एक ऑर्बिट आपने ये बनाई, यानी कि एक ऑर्बिट आपने ऐसे बनाई कि ये ऑर्बिट बना ली, इसमें सैटेलाइट घूमेंगी, ठीक है। और दूसरी ऑर्बिट अगर आपको बनाना है, यानी कि इसमें बहुत सारी असंख्य ऑर्बिट हो सकती हैं, क्योंकि ऑर्बिट के इसके बीच में कहीं प्लॉट करो तो वो घूमने लगेगी इस अर्थ के बीच में। कोई ऐसे नहीं, कोई लाइन नहीं खींची, पट्टी नहीं खींची। रोड पे आपको पट्टियां दिखती है, रोड है, ये बीच में सफेद सफेद पट्टी दिखती है, ऐसी कोई पट्टी नहीं खींची है कि एक है ये आपने अपनी मर्जी से बना ली। यहाँ पे प्लॉट करा तो यहाँ से घूमने लगेगी, आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो यहाँ से घूमने लगेगी, तो एक ये ऑर्बिट बन जाएगी। आप यहाँ करोगे तो एक बन जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ये पूरा ही स्पेस खाली स्पेस है, इसमें जितनी ऑर्बिट बनाना चाहो। तो एक गाइडलाइन आई है, हम लोग आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी खाली समझ लो कि भाई उन्होंने कहा कि बहुत मिनिमम दूरी, इतनी दूर, इतनी, इससे दूर तो भाई, यानी मान लिया कि दूसरी ऑर्बिट इतना दूर पे तो बनाना ही बनाना है, ताकि अगर आप एक सैटेलाइट यहाँ चल रही है, एक सैटेलाइट इसमें चल रही है, तो दोनों की टक्कर ना हो जाए। ऐसे चल रही तो चलते ना, चल रही, ठीक है। लेकिन हम उस गाइडलाइन की तहत में तबाही उड़ा के और पतली कर दी, बहुत कम दूरी कर दी, बहुत चिपक चिपक कई सैटेलाइट चलती है। किसी वजह थोड़ी दिक्कत आ गई, तकनीकी समस्या आ गई अगर, तो टकरा जाएंगे आपस में। तो पता चली कि चाइना का डाटा इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है, सैटेलाइट ऐसे कर रही थी, क्या भारत का चाइना में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भाई तकनीक समस्या है, किसी के मोबाइल में दूसरा मैसेज चला जाता है, आप कॉल लगाते हो, दूसरे के पास कॉल पहुंच जाती है। कई बार होता है ऐसा, आपके पास कई कॉल आ जाती है, इसको लगाया, रॉन्ग नंबर होता है। लेकिन कई बार आप नंबर सेव है आपके में, आप उसे ही लगा रहे हो, लेकिन फिर भी दूसरे को लग जाता है। ऐसे हो जाएगा, फिर डेटा ट्रांसफर हो जाएंगे, आप कहोगे हाँ हमारा डेटा आपको ये कैसे मिल गया। तो कई बार होता है धोखे धाके में, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइडलाइन को हम तो मानते नहीं, हम तो तोड़ते हैं। और ये भारत वाली बात नहीं, भारत ने ऐसा नहीं बनाया, अमेरिका ये सब लोग कर रहे हैं। जितनी कम से कम दूरी गाइडलाइन है उसको भी हम तोड़ रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है बस कि सैटेलाइट्स की हम बहुत सारी बना सकते हैं। तो ये 400 से 800 तक के बीच में से हम कितनी बना लें हमारी बात है। तो ये भी हम भर चुके हैं लगभग। बहुत सारी एलोन मस्क ने तो इतनी सैटेलाइट छोड़ा कि वो है सब। अब ये छोड़ रहा कि आपने क्या छोड़ दी, आपकी सैटेलाइट, यानी कि ये एक पूरी रेखा है, यानी कि एक है इस रेखा में। अब आप समझ लो कि ऐसे होता है, इतनी अगर सैटेलाइट्स है, यानी कि ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में आपने एक सैटेलाइट यहाँ छोड़ रखी, तो हमें पता है कि आपकी यहाँ पर है और हमें यहीं पे छोड़नी है। तो हमें पता है कि आपकी अब आगे तो बढ़ जाएगी, तो हम अपनी फटाफट एक यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये वाली आपकी जो है वो यहाँ पहुंच गई, हमारी यहाँ पर ये आके यहाँ पहुंच गई। चक्कर लगा रहे हैं दोनों पीछे पीछे, फिर एक छोड़ दी, ऐसे छोड़ते छोड़ते बहुत सारी सैटेलाइट्स भर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। ये सब चीजें हैं।
तो अब इसमें क्या है, ये आपको एलईओ हो गई, समझ में आ गया होगा। इसी में आपको स्पेस टूरिज्म है, इसी में एंटी सैटेलाइट है। एंटी सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट को तबाह करना, इसी के बीच में सबने सीखा है। और इसी में ही आपका क्या है, स्पेस डिब्री वाली ज्यादा बात है। एमयू में थोड़ा सा और समझ लो, समझना हम लोग एमयू में, एमयू में नेविगेशन सैटेलाइट जो होती है संचार वाली ना, वो इसमें हम बात करते हैं एमईओ में। नेविगेशन सैटेलाइट जैसे कि जो जीपीएस है यूएसए का ना, जीपीएस सिस्टम, तो आप देखते हो कि जीपीएस यूज करते हैं हम कहीं कहीं, तो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है जीपीएस है या फिर ग्लोनास है, ठीक, गैलीलियो है, ठीक, और चाइना का जैसे हमारा इंडिया का बात करें नेविक, हम लोग नेविक की बात करते हैं, इंडिया भी अपना जीपीएस एक तरीके से यूज करता है, करेगा भी, भेजेगा। तो ये क्या है, ग्लोबल, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये ग्लोबल, ये भी नेविगेशन सैटेलाइट्स होती है, ये भी दो तरीके से होती है, ग्लोबल नेविगेशन यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, और ये जो इंडिया वाली है वो रीजनल है, ठीक है, रीजनल रीजनल नेविक सैटेलाइट, नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट। रीजनल और ग्लोबल में एक मोटा मोटा अंतर ये मानो कि इसमें जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं जैसे जीपीएस है, ग्लोनास है, गैलीलियो है, इसमें कम से कम 24 उपग्रह यानी कम से कम 24 सैटेलाइट आपको छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि 24 सैटेलाइट मिलके आपको काम कर रहे हैं, किसकी पोजीशन कहाँ पे है, सब लोग आपस में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि आप पता लगाना है, तो आप यहाँ खड़े हैं एक शहर में, आप दूसरे शहर में कोई खड़ा है, तीसरे शहर में कोई खड़ा है, चौथे शहर में कोई खड़ा है, तो आपस में लोग सब लोग फोन से बात कर रहे हैं कि भाई हाँ अब वो बंदा यहाँ पे, अब व्यक्ति यहाँ पे, अब ये यहाँ पे, वहाँ पे, 4 लोग मिलके, 5 लोग मिलके फिर एक जगह सेंटर में, ऑफिस में कहीं खबर भेजते हैं कि इतने टाइम में वो यहाँ पे था, इतने टाइम पे वो यहाँ पे, इतने टाइम पे हुआ था, यानी कि अब वो यहाँ पहुंचेगा, ऐसे करके बात करते हैं। तो ऐसे ही सैटेलाइट्स बहुत सारी छोड़ी जाती हैं, जो आपकी पोजीशनिंग पता करनी है कि आप जीपीएस का यूज करते हो, बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी। तो सारी सैटेलाइट्स आपस में डेटा कलेक्ट करती है, ट्रांसफर करती है, और आपको नीचे ट्रांसफर करती है कि भाई किसी की पोजीशन कहाँ पर है, ये बताते हैं। तो ये जो नेविगेशन सैटेलाइट्स है वो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, इसमें कम से कम 24 होनी चाहिए, कम से कम 24 सैटेलाइट्स आप भेजोगे, उसके ऊपर भेजो थी। और इसमें रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट्स में क्या है, 24 से कम उपग्रह भी छोड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भारत वाला है वो क्या है, रीजनल, जो नेविक हम भेज रहे हैं, बना रहे हैं, ये क्या है, रीजनल है। ऐसे चाइना का भी एक बाइडू भी है, वो भी रीजनल, चाइना का एक ग्लोबल भी नेविगेशन सैटेलाइट है चाइना के पास, और रीजनल है उसका बाइडू भी, वो रीजनल भी है, कम सैटेलाइट भेजी, उसमें कम में काम चलाना चाह रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ही अंतर पता करना होता है। तो चाइना इन चीजों में, बहुत चीजों में माहिर है, चाइना यूएसए, हम जितना अच्छा डेवलप कर रहे हैं, और अच्छी बात है, इसरो हमारा इसमें बहुत तारीफ के काबिल है कि वो बहुत काम कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, एमयू में यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट्स होती है, वो होती है नेविगेशन, समझ में आ गया। यानी कि एमयू का हम थोड़ा और ऊंचाई पे भेज देते हैं सैटेलाइट्स को, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2000 से 36,000, तो 2000 से 36,000 के बीच हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं। तो उसमें आपको 24, कम से कम 24 तो भेजनी है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट बनाना है। तो हम और ऊंचाई पे जाकर और अच्छे से पोजीशनिंग सबकी पता करेंगे, बहुत हैवी इसमें लेंस कैमरा यूज करे जाते हैं, ताकि आपको नीचे तक देखना है, ठीक है। तो ये एमयू में समझ में आ गया होगा। बाकी हाई अर्थ ऑर्बिट का बहुत कम यूज है, थोड़ा सा उसमें कोई सैटेलाइट वगैरह है नहीं, उसमें लैग्रांज पॉइंट्स वगैरह होते हैं एमयू एचयू में, L2 और L1 जैसे आपने सुना है, 5 लैग्रांज पॉइंट, तो वो हम लोग पढ़ेंगे बाद। लैग्रांज पॉइंट पता है, जो सन है, यानी लैग्रांज जो थे व्यक्ति, उन्होंने बताया कि जो 2 बॉडी सिस्टम होते हैं ना, कोई भी 2 लोग, मतलब एक सन है और अर्थ है, इसमें से एक कोई चक्कर जरूर लगा रहा हो, 2 बॉडी सिस्टम, जैसे अर्थ, और आप मार्स को नहीं ले सकते, अर्थ मार्स के चक्कर थोड़ा लगा रही ना, मार्स अर्थ के चक्कर लगा रहा है, लेकिन सन और अर्थ में अर्थ चक्कर लगा रही सन के, ये सन और गैलेक्सी को ले लो, तो सन गैलेक्सी चक्कर लगा रहा है, तो 2 बॉडी सिस्टम इसे बोलते हैं, 2 पिंड का, यानी कि उसमें तो कोई एक चक्कर लगा रहा हो दूसरे के, तो उसमें कोई बिंदु ऐसा है लैग्रांज, अगर मैं बता दूं मोटा मोटा जल्दी समझ लो, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे, लंबा समय हो जाएगा। उसमें क्या है, जैसे ये अगर अर्थ है, तो जैसे ये सन है और ये है अर्थ, ठीक। तो सन की कोई एक सन की घूमने की है जो भी दिशा है, अर्थ की है, तो अगर मान लो एक ये बीच में एक लाइन है, ठीक है,
अब इसमें कोई बीच में एक ऐसा बिंदु होगा, ठीक, तो अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच में रखूंगा यहाँ पर, तो सन का ग्रेविटेशनल है कोई खींचने की, तो सन अपनी तरफ से खींच लेगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अर्थ के पास में रखूंगा तो अर्थ जल्दी खींच लेगी, अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर लेगी। तो यहाँ पर कोई एक ऐसे बीच में समतुल्य कोई ऐसा बिंदु ढूंढना पड़ेगा बीच में कि अर्थ भी उसको अपनी तरफ ना खींच पाए और सन भी अपनी तरफ ना खींच पाए। तो इसका मतलब क्या होगा, बीच में तो नहीं हो सकता, तो बस थोड़ा सा सन से थोड़ा दूर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सन का जब सन ज्यादा बड़ा है, सन का इतना साइज बड़ा है, तो इसका साइज जब बड़ा है तो इसके ग्रेविटेशन ये अपनी तरफ खींचेगा जल्दी, तो सन जब जल्दी खींचेगा तो बीच में तो नहीं रह सकते, तो सन से थोड़ा सा इधर के लिए और अर्थ से थोड़ा सा, यानी कोई ऐसा पॉइंट बना लिया, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। अब ये इस पे यहाँ पर ना ये सन अपनी तरफ खींच पाएगा इस पॉइंट, ना इसको, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कोई सेटर, जैसे आदित्य L1 की जो बात हो रही है, तो वो यहाँ पर भेजा जाएगा, वो सन को ठीक से इंडिया जो भेजेगा, भारत भेजना होगा, तो आदित्य जो L1 है वो यहाँ पर ही भेजा जाएगा। तो यहाँ पर वो सन को सब रिकवर कर, सन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी बटोरेगा, सन की तरफ उसका फेस होगा। और एक पॉइंट हमने लैग्रांजी पॉइंट का ढूंढा कि सन से थोड़ा इधर के लिए, अर्थ से सॉरी, यानी इधर के लिए, ये क्या हमेशा फोकस रहेंगे, यानी कि बिंदु बदलेंगे नहीं। अभी अर्थ घूमेगी ना इधर के लिए ऐसे करके, तो ये बिंदु क्या है, फिक्स रहेगा, बिंदु बदलेंगे ना, इधर खींच पाएगा ना इधर, तो ये एक जगह फोकस करने के काम में आएंगे। जो जेम्स वेब हमारा टेलीस्कोप है जो हमने भेजा, ठीक है, हमने का मतलब ऐसा मतलब भारत ने भेजा, ठीक, जब मिलके भेजा USA और उसने यूरोप में, तो जब हमने बोल रहे हैं तो हमने का मतलब मैं मानव की तरफ से बोल रहा हूँ कि मानव ने ऐसा भेजा, ठीक है। बाकी भारत का इसमें योगदान है नहीं, लेकिन हाँ जब कुछ डेटा शेयरिंग होती है तो USA कर लेता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा क्या, जो जेम्स वेब हमारा टेलीस्कोप है वो हमने यहाँ प्लॉट किया है, वो क्या है इसका वो अब इसमें अर्थ उसका फेस किसकी तरफ है, यानी कि वो ब्रह्मांड की, ये ब्रह्मांड का सब तरफ ब्रह्मांड ही हुआ, तो ब्रह्मांड की तरफ, और ये इसमें अर्थ की रोशनी से ही बचा हुआ है, सॉरी सन की जो जितनी लाइट आ रही है, किरण प्रकाश वगैरह, वो इससे बचा हुआ है। तो इस पर फोकस अच्छे से ब्रह्मांड की तरफ कर पाएगा। अभी जब इधर घूमेगी तो इधर के ब्रह्मांड सब पिक्चर करेगा, इधर का ब्रह्मांड सब पिक्चर करेगा, इधर का ऐसे करेगा हमारा डेटा भेजेगा हमें, बात समझ में आ रही। तो ऐसे करके अर्थ को, तो ये क्या है हम लोग क्या लैग्रांज पॉइंट, ये कहाँ पे, ये हम लोग इसमें HEO है ना, आया जो हमारा HEO, तो लैग्रांज बिंदु, ऐसे 5 ही बिंदु हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो हम लोग बाद में अच्छे समझ लेंगे लैग्रांज बिंदु को। अभी आपको समझो लैग्रांज बिंदु भी होते हैं जिसमें 5 बिंदु हैं, ठीक। तो किसी भी 2 बॉडी सिस्टम में ऐसे कोई बिंदु होते हैं। ये हो गया। और जो प्रणोदन संबंधी समस्या आई थी, एक बार उसको और तेजी समझ लो कि वो क्या है। तो उसमें जब हम लोग आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा ना, तो हम लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इस टाइम नया नहीं लगेगा आपको। फिर देखो जरा ऐसा होता है कि जो इंजन होते हैं ना, वो 2 प्रकार के जनरली, ऐसे मान लो आप, एक तो जेट इंजन जिसे हम बोलते हैं, और एक हो गया रॉकेट इंजन। तो अब क्या है, हमें ये जियोसेंट्रिक वगैरह समझ में आ गया होगा। अच्छा, बाकी इसमें जो जियोसेंट्रिक आप जो ऊंचाई के आधार पर ही होगा LU, MU और HEO, ऐसे ही जो मैंने बताया विषुवत रेखा पर आनति के आधार पर, यानी कि झुकाव के आधार पर, तो जियोसिंक्रोनस, ठीक है, और जियो स्टेशनरी, हार्मन ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं जिसे, और एक पोलर ऑर्बिट, ऐसे करके आते हैं, वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे उसमें। तो वो भी होते हैं, वो क्या होते हैं जियोसिंक्रोनस, मतलब पृथ्वी के उनका घूर्णन काल कितना रहता होगा, उतना ही रहता होगा जितना पृथ्वी का घूर्णन काल है। जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस का मतलब है पृथ्वी के समान इसके, तो उसके सिंक्रोनस पृथ्वी से बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो जाएगा वो। तो ये चीज अब आप जैसे उसमें समझो रॉकेट इंजन में